तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चल रहा था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर जो कि रह गया था अधूरा पार्ट 1 में, और हमें करना है इसे पूरा पार्ट 2 में। तो आओ फटाफट से उसे पहले जल्दी से पूरा कर लेते हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना है सर्जिकल मेथड्स के बारे में, जिसमें आता है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी हमारे मेल्स में होती है और ट्यूबेक्टोमी हमारी फीमेल में होती है। वैसेक्टोमी में हम लोग वास डिफरेंस को कट करते हैं और ट्यूबेक्टोमी में हम लोग फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। सर्जिकल मेथड्स हमारी वो फैमिली करती है जिनकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है और उन्हें आगे फैमिली नहीं बनाना होता है, जैसे कि वैसेक्टोमी मेल्स करवाते हैं। इनमें क्या होता है कि टेस्टिस से हमारे स्पर्म बनते हैं और वो वास डिफरेंस से हमारे ट्रैवल करके आगे जाते हैं। तो हम लोग वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस ही कट कर देते हैं, तो मेल के में स्पर्म हमारे वहीं पे रुक जाते हैं। वाइल ट्यूबेक्टोमी में जैसे कि हमारे एग्स बन करके फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, हम लोग फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर देते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब से आगे हमारे स्पर्म्स नहीं जा पाते हैं, तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। मेथड्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड माना गया है और ये एक सर्जिकल मेथड है, मतलब इसमें बाकायदा एक सर्जरी होती है। मेथड के रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और इसका मोड ऑफ एक्शन यही होता है, प्रिवेंट करते हैं गैमेट को ट्रांसफर करने में। और इसकी रिवर्सिबिलिटी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत ज्यादा पुअर होती है और मैंने आप लोगों के लिए लिख भी रखा है। इस मेथड से नो इफेक्ट ऑन लिबिडो, मतलब लिबिडो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी में एमटीपी के बारे में बहुत ही ज्यादा सही तरीके से मेंशन किया गया है, जैसे कि एमटी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, मतलब ये एक इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। ये अबॉर्शन हमारी इच्छा से होता है, ये एक वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी होती है। पूरे वर्ल्ड वाइड के रेशियो को देखा जाए तो 45 से लेकर 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर होती है, जिसमें से 1/5 ऑफ अ कंसीव्ड प्रेगनेंसी होती है। इसका ये मतलब है कि जब बेबी में बहुत कुछ डिफेक्ट होता है, मेल फीटिसाइड नहीं हो रहा होता है, तो हमारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं हमें एमटीपी के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड माना जाता है। और बहुत सी कंट्रीज में तो इसे लीगलाइज नहीं करा गया है, पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में इसे लीगलाइज कर दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। पर इसके एक्ट जो है एमटीपी एक्ट 2017 में अमेंडमेंट किया गया हमारी इंडिया में। अबॉर्शन में फीमेल फीटिसाइड नहीं हो रहा है, तो ये मेथड बिल्कुल ही ज्यादा लीगल है, क्योंकि अगर बच्चे में कोई भी डिफेक्ट है तो उसका जन्म हो गया तो आगे चल के उसे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसीलिए एमटीपी को हमारी इंडिया ने लीगलाइज कर दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। और एक्ट में 2017 में जो एक्ट आया उसमें ये बताया गया कि अगर फीटस 12 हफ्ते का हो तो एक प्रैक्टिशनर से ही अबॉर्शन हो जाएगा, वाइल 12 हफ्ते से ज्यादा हुआ या 24 हफ्ते से कम हुआ तो 2 प्रैक्टिशनर यूज करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो सेफ हमारी एमटीपी जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की है, जो कि 12 हफ्ते की फीटस में होती है। में हम लोग सेक्सेस के द्वारा ट्रांसफर होने वाले डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसका फुल फॉर्म भी यही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसी को हम लोग आरटीआई के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिटेक्शन बोलते हैं। इसी के साथ वीडी वेनरल डिजीजेस भी आते हैं, जिसमें आता है हमारे बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोन। बैक्टीरियल में जैसे कि हमें गोनोरिया हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है, क्लमाइडियासिस हो जाता है। वायरल में हमें जेनाइटल हर्पीज हो जाता है, जेनाइटल वॉर्ड्स हो जाता है, एड्स हो जाता है और हेपेटाइटिस बी हो जाता है। वाइल प्रोटोजोन में हमें ट्राइकोमोनियासिस हो जाता है। एसटीडी में कुछ डिजीजेस ऐसे भी हैं, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो जाता है। और बाज़ दफा तो मदर टू फीटस भी ये इन्फेक्शंस या ये डिजीजेस हो जाता है। ऐसे कुछ डिजीजेस हैं जिनका वक्त पे पता चलने पे हमारे क्योर हो सकता है, पर हमारे एड्स में, हमारे एसटीडी में कुछ ऐसे डिजीजेस आते हैं जिनका इनक्योरेबल कोई इलाज नहीं है, पर हाँ आप लोग उसे प्रिवेंशन कर सकते हो। पहले एसटीडी में इनक्योरेबल डिजीजेस में जैसे कि जेनाइटल हर्पीज है, हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी में एड्स देखने को मिलता है। इनकी वजह से पीआईडी हो सकती है हमें। पीआईडी में मतलब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब हमने पढ़ा था ना फर्टिलाइजेशन के बाद फीटस का कहीं और ही जाके अटैचमेंट होकर डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद हमारे साथ साथ अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा हो, या फिर इनफर्टिलिटी के भी केसेस सामने आते हैं। इन सब की अगर सिम्टम्स की बात कर ले कि कैसे पता चल सकता है हमें, अगर ये इनक्योरेबल है, इनका इलाज नहीं है, तो जैसे कि हमें इचिंग हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट एरिया में। टीडी की वजह से अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें अवॉइड करना चाहिए कोइटस विद अननोन पार्टनर। अगर आपका कोई अननोन पार्टनर है तो प्लीज आप लोग उससे कोइटस नहीं करो, वैसे भी नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आप लोग उसकी फिजिकल हिस्ट्री नहीं पता हो। उसी के साथ साथ आप लोग को बैरियर मेथड्स भी यूज करना चाहिए और रीच आउट करना चाहिए डॉक्टर को, और डॉक्टर के पास यार जरूर जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल शेम नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर क्या सोचेगा। यार डॉक्टर है वो आपको आपकी सिर्फ मरीज, आपकी सिर्फ इलाज के बारे में सोचेगा, और आपको बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक मेंटेनेंस भी रखना चाहिए। की प्रोसेस में हम देख रहे थे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद कैसे बहुत कंट्रोल किया जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हमें इनफर्टिलिटी में भी देखने को मिलती है, जैसे कि वो पेरेंट्स, वो कपल फर्टाइल ही नहीं हो पा रहे हैं। कहेंगे कि ऐसे कपल्स को हम कैसे हेल्प करें, तो इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब 2 साल तक की उनका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के बावजूद वो कपल्स पेरेंट नहीं बन पा रहे, तो उनके लिए क्या यूजेस होना चाहिए। जैसे कि फीमेल के पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकली, कंजेनाइटल, मतलब उसे पेरेंट टू पेरेंट मिली हो, या फिर उसको कोई डिजीज हो, या फिर उसने कोई ड्रग लेती हो, या इम्यूनोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो। में हमें ओलिगोस्पर्मिया देखने को मिलता है, जहाँ पे एक इजैकुलेशन में मिलीलीटर ऑफ सीमन में 20 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ स्पर्म से कम देखने को मिलता है, या फिर एजोस्पर्मिया हो जाता है जिसमें एब्सेंस ऑफ स्पर्म देखने को मिलता है, या फिर एस्थीनोस्पर्मिया हो जाता है। एस्थीनोस्पर्मिया में स्पर्म तो होते हैं यार, पर उसकी मोर्टेलिटी रेट, उसकी हेल्दी, उसकी मतलब फिटनेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है।
कपल्स जो है हमारे आर्ट पे शिफ्ट किए जाते हैं और आर्ट का फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहले आईवीएफ आती है। आईवीएफ या फिर इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, जो कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया जाता है। इसमें इन वाइट्रो मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाया जाता है। जैसे सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्पर्म और एग को एक पेट्री डिश में ले लेंगे और लैब में ग्रो करवाएंगे। उसके बाद जब वो एम्ब्रियो बन जाएगा ना, तो उसे यूट्रस में ट्रांसफर करवाया जाता है। सबसे पहले हमारे लैब में जायगोट बनवाया जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। अगर एम्ब्रियो हमारे जिफ्ट के थ्रू भी जाते हैं और आईयूटी के थ्रू भी जाते हैं, मतलब जिफ्ट में जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर होता है और आईयूटी में इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होता है। इसमें आगे क्या होता है और चलो फटाफट से देखते हैं। एम्ब्रियो बनने के बाद उसका ट्रांसफर हमने जिफ्ट के साथ तब कराते हैं जब हमारे ब्लास्टोमियर्स के सेल्स 8 सेल से कम के होते हैं। आईयूटी में हमारे ब्लास्टोमियर्स जो है 8 सेल से ज्यादा के होते हैं, तब हम आईयूटी करवाते हैं, मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करवाते हैं। वरना जिफ्ट के साथ चले जाते हैं जब 8 से कम होते हैं। से कम होने पे हम लोग उसको जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करवाते हैं। के साथ साथ हम गिफ्ट के साथ भी जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एंड एग फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म और एग हम एक डोनर कपल से लेंगे और जिसे हम किसी और की फैलोपियन ट्यूब में इसे फर्टाइल करवाते हैं। वहाँ पे ये बेबी अब हमारा ग्रो अप होता है, क्योंकि हमारी बॉडी कंसीव करने को तैयार नहीं होती है, इसलिए हम इसे दूसरे की बॉडी में जाके करवाते हैं। हमारी एक और प्रोसेस आती है जो कि हम लोग इक्सी के नाम से फेमस है, जिसका फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये स्पर्म के लो काउंट होने पर इसे करवाया जाता है। सबसे पहले हम लोग ओवा को लेंगे या एग हम लोग जिसे कहते हैं पैट्री डिश पे, उसमें हम लोग स्पर्म एक इंजेक्शन में रखेंगे और स्पर्म को इंजेक्ट करवाएंगे उसमें, और वो जायगोट बनेगा और उसके बाद हम इसे यूट्रस में डालते हैं। पल्स हमारे एआई के साथ भी जाते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, जिसमें मेल या फिर डोनर से सीमेन लेते हैं, जिसे वजाइना में डालते हैं या फिर उसकी आईयूटी करवाते हैं, मतलब यूटेराइन इंसेमिनेशन। मतलब उस सीमेन को हम लोग बाज दफा वजाइना तक छोड़ के आते हैं या फिर आईयूटी करवाते हैं, यूट्रस तक की छोड़ के आते हैं। प्रोसेस हमारी देखी गई है, मतलब जो जिसमें भी लो स्पर्म काउंट होता है उसमें वो स्पेशली एआई, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू भी जाते हैं। कुछ कपल सरोगेसी के थ्रू से भी जाते हैं, जहाँ पे बायोलॉजिकल पेरेंट्स जैसे कि मेल अपने स्पर्म और फीमेल अपने एग आईवीएफ के थ्रू जायगोट बनाते हैं और जायगोट को सरोगेट मदर में ट्रांसफर करा जाता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो लोग रेंट और वूम लेते हैं, मतलब वूम को उनके या यूट्रस को उनके, या फिर कह लो कि मदर के जो यूट्रस होता है, वूम होता है, उसे हम लोग रेंट पे लेते हैं। पर ये यार करवाना बहुत ज्यादा, ये सारे मैटर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब वैसे तो सरोगेट मदर अब बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सी पुअर फैमिलीज इससे मतलब एक बिजनेस के थ्रू ले रही थी और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चार्ज करते थे, जिससे एक फीमेल को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, पर वो फिर भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चार्ज करते थे, इसीलिए इसको अब बैन कर दिया गया है। ये फीमेल अगर सही तरीके से देखा जाए या फिर कोई कपल अगर पेरेंट्स नहीं बन पा रहा है तो आर्ट यार बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, और मतलब थोड़ा सा अगर सर्जरी वगैरह हो रही है तो थोड़ा सा भी हो जाएगा। आप लोगों को पेरेंट बनना ही है तो सबसे बेस्ट तरीका है लीगल अडॉप्शन का, मतलब पेरेंट को उनके बच्चे भी मिल जाएंगे और एक बच्चे को उनके पेरेंट भी मिल जाएंगे। तो मैं बोलूंगी लीगल अडॉप्शन इज सबसे बेस्ट तरीका है। तो भी पेरेंट, अगर आप लोग बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे हो और आप लोग बनना चाहते हो पेरेंट, ये होता है हमारा पूरा चैप्टर समाप्त। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय मेरे प्यारे बच्चों।